मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग लगातार अपने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें उच्च माध्यमिक माध्यमिक के लिए हम लोगों ने ये डिजाइन किया है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से चैप्टर्स को पूरा करने वाले हैं। हालांकि हम आपके वीडियोज भी कराएंगे, लेकिन अभी हम लोग महत्वपूर्ण श्रृंखला को कर रहे हैं। बायोलॉजी की श्रृंखला में पिछली वीडियो में हमने 121 प्रश्न आपसे करवा दिए थे, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके कोशिका के संबंधित थे, उसके बाद वायरस से संबंधित थे। आज के भी कोशिका से संबंधित ही कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। आज के पीडीएफ में हमने टोटल आपके साथ 111 प्रश्नों को रखा है। कल 121 प्रश्न थे, आज के 111 प्रश्न हैं और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। टोटल 800 से 900 प्रश्न हम लोग जूलॉजी में मतलब बायोलॉजी में करने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी लगभग 600 से 700 प्रश्न करने वाले हैं और फिजिक्स में भी उतने ही प्रश्न लगभग हम करने वाले हैं। यानी टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 2300 से 2400 प्रश्न हम करने वाले हैं। हमें भरोसा है कि यहाँ से 60 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। बिहार की आर्थिक स्थिति, बिहार के बारे में, बिहार से संबंधित यानी बिहार नॉलेज की जो बात है, उन्हें भी हम एक वीडियो 4-6 वीडियो के माध्यम से हम आपको करा देंगे। मामला फंसा आपके लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके हिंदी का जो पोर्शन है, चूंकि हिंदी के अलावा आपको 9 प्रश्न सही करने हैं, तो आपके सामने हिंदी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि जिसकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन साइंस ग्रुप में मुझे जहाँ तक लगता है कि इंग्लिश के मामले में साइंस ग्रुप के मैक्सिमम लोग कमज़ोर होते हैं, क्योंकि लिटरेचर में ग्रामर पोर्शन ही आता है और ग्रामर पोर्शन में साइंस ग्रुप के स्टूडेंट ज़्यादातर कमजोरी होते हैं। लेकिन जिसका स्ट्रेंथ मजबूत है वो जा सकता है, और जो बंगला वाला होगा वो बंगला के थ्रू जा ही सकता है। तो आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और उस 10 प्रश्न में अगर आप, चूंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो टच करेंगे अगर 30 प्रश्न को, तो 30 प्रश्न में 10 प्रश्न सही करने के चांसेस आपके हैं। 33% प्रश्न आपको सही करने, 30%, तो 9 प्रश्न आपको सही करने, तो बड़े आराम से, चूंकि वो क्वालिफाइंग है तो वो एडिशन में तो है नहीं। बाकी रही मेन सब्जेक्ट में हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, और जो जीएस और जीके का कोर्स क्वेश्चन है तो उसे हम लोग प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला के माध्यम से भी उसे कंप्लीट कर लेंगे। आज के श्रृंखला को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपका आज की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। कल हमने आपसे बताया था कि जो लवक होते हैं पादप में पाए जाते हैं, इनके 3 भाग होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, जल्दी बताइए, एक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, तीसरे को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरे रंग का होता है, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह श्वेत रंग यानी कलरलेस कहा जाता है। लेकिन बात यहाँ पे है कि इन तीनों प्लास्टिड में से तो कुछ दिया नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है बीटा कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इसमें से बताना है टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे आप कहेंगे टमाटर का रंग जो है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण लाल होता है। इसीलिए कहते हैं कि टमाटर ज़्यादा खाने से, जैसे टमाटर का जो ऊपर का छिलका होता है वह सेलुलोज होता है, तो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन टमाटर के जूस में लाइकोपीन पाया जाता है, तो ये आपके लिए लाभदायक होता है। आगे बढ़िए। गाजर का रंग, गाजर का एक अलग प्रकार का रंग होता है कैरोटिनॉइड के कारण, ठीक है, अभी आएगा। कैरोटिनॉइड उसके कलर को कहते हैं। किसके कारण गाजर का रंग होता है, तो गाजर का रंग जो है, जो एक गाजर का विशेष रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वह जो है किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे उसमें कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से गाजर का एक विशेष प्रकार का रंग हो जाता है। पपीते का रंग पीला होता है। जब पपीता पक जाता है तो पकने के बाद पपीते का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। आप हमें बताइए कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। ये आपके उसमें पूछा गया था उच्च माध्यमिक में, जो है यस्टेट में, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। प्राकृतिक हार्मोन भी बताइए, और कृत्रिम हार्मोन जो मार्केट में मार्केटेड नाम से बिकता है उसको भी बताइए। कमेंट करके बताइएगा कि फल पकाने के लिए कौन सा कृत्रिम हार्मोन और कौन सा जो है प्राकृतिक हार्मोन होता है। बहरहाल अभी हम लोगों का प्रश्न है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है। पपीते का जो पीला रंग, देखिए 2 तो अपने आप कट जाएंगे, लाइकोपिन टमाटर का हो गया, कैरोटीन जो है वो आपका कैरेट का हो गया यानी गाजर का हो गया।
अब मामला फंसा है पैपेन का और कैरियोजेंथिन का, किन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे कैरियोजेंथिन वर्णक के कारण जो है पपीते का रंग पीला होता है। मिर्च, जो आप मिर्च खाते हैं यानी हरी मिर्च, या हरी मिर्च जो होती है इसका तीक्ष्णता यानी जो तीतापन है या जो तीता लगता है किसके कारण होता है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, तीन चार में आप बड़े आराम से फिल्टर कर सकते हैं। हालांकि पेपर में तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे नहीं कि आप 5 प्रश्न में से एक प्रश्न सेलेक्ट करें, ऐसा तो कोई विकल्प है नहीं। तो वहां पे लाइकोपीन, लाइकोपीन टमाटर वाला हो गया, कैरोटीन कैरेट वाला हो गया, एंथोसाइनिन का अभी बाद में आएगा। तो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण टमाटर में क्या पाया जाता है? कैप्सेसिन पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये कैसा होता है, इसका एक तीखापन या तीक्ष्णता पाई जाती है। कैप्सेसिन जो है इसी के कारण उसका नाम जो है शिमला मिर्च का नाम कैप्सिकम रखा गया है, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना जो एक पौधा है, सदाबहारी पौधा है, तो सदाबहारी उस हिस्से को कहा जाता है। अब याद रखिएगा, देखिए जीके का एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। सदाबहारी वृक्ष उस वृक्ष को कहा जाता है या उस स्थान पे पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। आप ये मान चलिए दक्षिणी भारत का जो अंतिम हिस्सा यानी कर्नाटक केरल का जो हिस्सा है और उत्तरी पूर्वोत्तर भारत का जो मेघालय है, यहाँ पे जो है बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और इस हिस्से में सदाबहारी वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहारी वृक्ष की पत्तियां हर समय एक एक दो दो जो सूखती रहती हैं, पुरानी होती रहती हैं, वह गिरती रहती हैं और यह हरा भरा बना रहता है, इसीलिए इसे सदाबहारी वृक्ष कहते हैं। जबकि अपने उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और इधर जो है झारखंड, इन सभी बेल्ट में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह वन एक सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और उसके बाद फिर से नई पत्तियों का वहां पे विकास होता है। आपने देखा होगा शीशम में, चिलबिल में, महुआ में, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो कह रहा था सिनकोना, सिनकोना क्या है? सदाबहारी वृक्ष है और यहाँ पे जो है कह रहा किसके कौन से भाग से औषधि बनती है? सिनकोना से क्योनेन नामक दवा बनती है और क्योनेन दवा किसके इलाज में काम आती है? मलेरिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। यह पौधे की छाल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पौधे की छाल से बनाया जाता है। क्यूनेन नामक दवा बनती है और कहाँ बनती? पौधे की छाल से बनती है। अभी जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो देखिए उसमें बार बार बात आती थी कि जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मोदी को हड़काया। ठीक है, तो ये झूठी न्यूज थी, लेकिन उसमें कटपीट करके लोग चला रहे थे। तो उसमें बात ये थी कि सिनकोना की छाल की मांग हो रही थी जिससे क्यूनेन की दवा बनती। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीवों में प्रकीर्णन द्वारा पादपों में संवर्धन में योगदान नहीं देता है? ये आपको बताना है, जीवों में प्रकीर्णन के द्वारा पादपों में संवर्धन में योगदान नहीं देता। अच्छा, तो ये कवक जो है ये ऐसा काम नहीं करता, यानी कवक पॉलिनेशन का काम नहीं करता है। जंतु द्वारा पॉलिनेशन होता ही है, जल द्वारा पॉलिनेशन होता ही है, पवन, पवन मतलब हवा। ठीक है, तो हवा द्वारा जो है पॉलिनेशन होता ही, एनिमोफिलिक पॉलिनेशन आप कहते हैं, आपको याद होगा। और जल द्वारा होता है हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं और जंतु में कई ऐसे जंतु हैं जो पॉलिनेशन का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। धनिया, जो धनिया आप देखते हैं तो पूछ रहा है कि धनिया में उपयोग अंश क्या है? धनिया मसाले में उपयोग किया जाता है, तो इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? सीधे सीधे कह दें तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, किसकी? धनिया का कौन सा हिस्सा आप खाते हैं, यह आंसर आपको बताना है। धनिया के हरे पत्ते भी खाए जाते हैं और सूखे हुए फल, उसके जो फल होते हैं वह भी मसाला में उपयोग में लाया जाता है। तो इस धनिया का हम लोग पत्ते, हरे पत्ते के रूप में और सूखे पत्ते को भी स्टोर किया जाता है। वैसे हरे हरे पत्ते को सुखवा के रखा जाता है तो उसको भी यूज करते हैं, जो आता है मसाले के रूप में, लेकिन मोस्टली हरे पत्ते का उपयोग करते हैं और सूखे फल का उपयोग किया जाता है मसाले में। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम की खेती उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में की जाती है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त है, यानी सरकार से सरकारी लाइसेंस है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती की जाती है। आप बताइए बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बिहार के जितने निवासी हैं
इन सभी लोगों को इसका उत्तर देना होगा। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ऐसे प्रश्न जानने चाहिए। एक और आपको बताना है कि बिहार में जो जीआई टैग है वह जीआई टैग कहाँ कहाँ दिया गया है। 7 ऐसे जीआई टैग हैं बिहार के जो बीपीएससी बार बार पूछता आया है। सातों जीआई टैग अगर आपको याद नहीं होंगे तो बिहार का जब बिहार स्पेशल क्लास चलेगी तो जरूर देखिएगा, उसमें हम चर्चा आपके साथ करेंगे। अभी आप बताइए कि अफीम जिसे पोस्ता कहते हैं ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फल से, फूल से, पत्ते से, अधपके फल से या जड़ से? कहाँ से प्राप्त किया जाता है? 129 का आंसर आपको करना है। यह प्राप्त किया जाता है अधपके फल से। आगे बढ़िए। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़। कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसा पौधा है जिसकी छाल को हम मसाले के रूप में उपयोग में लाते हैं? 130 का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे दालचीनी की जो छाल होती है उसे मसाले में उपयोग किया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आप केसर बोले जुआ केसरी, ठीक है, प्रचार तो देखे ही होंगे। तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। तो ये होर्डिंग क्यों लग रही? क्योंकि पैसा बिक रहा है और युवा जो है गुटखा के प्रति अट्रैक्ट होकर के अपने लंग्स कैंसर और बकल कैंसर को बढ़ा रहे हैं और एक्टर पैसा कमा करके अपने घर को जा रहे हैं। बहरहाल बोले जुआ केसरी। तो जो केसर आता है ये केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या वर्तिकाग्र? यानी आप बताइए केसर के लिए किस हिस्से का उपयोग करते हैं? जल्दी बोलिए। तो केसर के लिए हम लोग क्या लेते हैं? वर्तिकाग्र लेते हैं। वर्तिकाग्र क्या है? पौधे का वह हिस्सा है जो मादा भाग में पाया जाता है, मादा भाग का हिस्सा है कार्पेल का, और इसके ऊपर जो परागकण है वो लैंड करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त किया जाता है? यानी पादप का रेशा है और ये तना से प्राप्त किया जाता है। कपास, क्वायर, सनई, सेमल। तो यहाँ से कौन ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग किस लिए प्राप्त करते हैं? पौधे के तने से प्राप्त करते हैं, यानी पौधे के तने का उत्पाद है। 133 का आंसर बोलिए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कपास। अच्छा ये उत्पाद नहीं, सॉरी, तो कपास आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 132 हम लोग पढ़ रहे हैं और 33 में आंसर लगा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त किया जाता है? कपास, क्वायर, सनई और सेमल। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे सनई जो है ये पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रेशों में कौन सा तने का उत्पाद नहीं है? तो ये तने का उत्पाद नहीं, सन तने का उत्पाद है, पटसन तने का उत्पाद है, जूट तने से ही प्राप्त होता है, कपास ये तने से नहीं बनते हैं बल्कि कपास जो है फल के रूप में प्राप्त होते हैं। लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से, फूल की कली से, पत्तियों से या और तना से? तो पौधे के किस भाग से लौंग की प्राप्ति की जाती है ये आपको बताना है। फूल की जो कली होती है, बड जिसे कहते हैं, बड ऑफ फ्लावर, वो क्या है? कली जो है वही सूख जाती है और सूखी हुई कली को लौंग के रूप में उपयोग करते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है, वही फिर से घुमा करके प्रश्न पूछ लिया भाषा शैली बदल के। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, पके फल के लेटेक्स से। आपको बताना सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स से, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। देखिए, पौधों में भोजन ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। और पौधे में जल तथा मिनरल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो सही आंसर आपका यहाँ पे भोजन पहुंचाने की बात हो रही है तो फ्लोएम आपका सही आंसर हो जाता है। फ्लोएम क्या हो जाता है आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, संवहनी यानी वास्कुलर बंडल पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा ले जाता है? पौधे में जैसे जड़ में हम लोग पानी डाल देते हैं लेकिन पौधे के अन्य हिस्सों में पानी तो पहुंचता होगा। पानी पहुंचता होगा नहीं बल्कि पानी पहुंचता है। जो पानी पहुंचता है वो किसी न किसी माध्यम से जाता है। जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम को पूछ रहा है, तो वह माध्यम कौन है? वह माध्यम है जाइलम।
कैसे पानी जाता है? जाइलम के थ्रू पानी होकर के वहां पे जाता है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे? जाइलम। अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से कौन से में से क्या होता है? पौधे में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थों का वहन, या उसके बाद दिया है अमीनो अम्ल का वहन, या ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम किसका काम करता है? खनिज और जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो 138 का आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि खनिज लिखा नहीं तो जल का परिवहन आपका सही आंसर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 139। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो पौधे में फ्लोएम क्या होता है? भोजन को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों जैसे कि तने में, जड़ में पहुंचा देता है। तो उसे क्या कहते हैं? आहार परिवहन में सहायक। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? पेड़ कितने वर्ष का है, इस बारे में अगर आपको पता लगाना है तो आप किस तकनीकी का उपयोग करेंगे, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर है आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। शाखाओं की संख्या की गणना करना, पेड़ के छल्लों की संख्या का गणन करना, पेड़ की छाल के आकार का मापन करना, उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना करना। तो अब हर साल फूल तो गिन नहीं पाएंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो कहेंगे कि पेड़ों में छल्ले बनते हैं, इसे एनुअल रिंग कहा जाता है। एनुअल रिंग बन करके पेड़ की उम्र का पता चलता है एनुअल रिंग से। तो जब एनुअल रिंग को काउंट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा पेड़ कितने वर्ष पुराना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाणिज्यिक मूल वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? कार्क किससे प्राप्त होता है ये बताना है, जबकि इसका व्यापारिक मूल्य भी है। तो वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे क्वेकर से। किससे? क्वेकर से। और यही कार्क है जिसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी, जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उन्होंने उस समय बताई थी। पत्ती का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का संघटक धातु है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। पौधे के क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन सहायक होता है। सॉरी। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। हरे रंग का क्लोरोफिल है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। पौधा सबसे पहले किसका निर्माण करता है? तो पौधा निर्माण करता है एक्चुअली में, जब आप एक सेकेंड, पौधा पहले निर्माण करता है किसका? तो एक सेकेंड बता रहे हैं। पौधा जब निर्माण करता है तो पौधा बनाता है सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे C3 प्लांट और C4 प्लांट। ठीक है। C3 प्लांट में कार्बन के 3 कार्बन मॉलिक्यूल के तत्व बनते हैं जिसे PGA कहा जाता है। PGA किसे कहते हैं? यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड कहा जाता है, या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। C4 कार्बन के तत्व बन जाते हैं। जब C3 कार्बन के तत्व बनते हैं तो एक्चुअली में PGA बनता है, लेकिन PGA ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कहां पहुंचेंगे? ग्लूकोज के पास पहुंचेंगे और ग्लूकोज का निर्माण करवा देते हैं। पेड़ों व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यही आपसे प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इनऑर्गेनिक तत्वों से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से पौधे
जो है प्रकाश की उपस्थिति में, जो सोलर एनर्जी की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सूर्य की ऊर्जा जो आती है वह सौर ऊर्जा के रूप में आती है, लेकिन पत्ती में आने के बाद वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार आपने इस बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जो पौधे जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा बनाई नहीं जा सकती और बिगाड़ी नहीं जा सकती, यानी ऊर्जा का ना तो क्रिएशन किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, और वही बात यहाँ पे है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को पत्तियां किस में परिवर्तित कर देती हैं? तो पत्तियां परिवर्तित कर देती हैं उन्हें रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण जो है वो करती है एल्गी, लेकिन एल्गी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं रखा गया है। ठीक है, लगभग पूरे वायुमंडल का 50% अकेले एल्गी के द्वारा सौर ऊर्जा का क्या किया जाता है? यौगिकीकरण किया जाता है। लेकिन एल्गी चूंकि ऑप्शन में नहीं है तब आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा, और आप कहेंगे तब आपके पास एक ही विकल्प ही हरे पौधे के पास जाएंगे। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? वही पूछ रहा है किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश आने वाले प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वह जो है प्रकाशीय ऊर्जा होगी, यानी सौर ऊर्जा होगी, और वह सौर ऊर्जा अभी हमने ऊपर आपको प्रकाश संश्लेषण वाली विधि में इसके बारे में चर्चा किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषी कार्य कहाँ पर होता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी या नारंगी क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा क्रिया कहाँ होती है? तो आप कहेंगे प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। कहाँ होती है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? यानी किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो नीला और हरा क्षेत्र तो ऊपर बता दिए। नीले और लाल क्षेत्र में किसमें होता है? प्रकाश के नीले और सर्वाधिक प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश के नीले और किसमें? लाल क्षेत्र में। अब लेकिन कह रहा है कि सबसे कम प्रभावी प्रक्रिया कहाँ होती है? किस कलर में सबसे कम प्रभावी प्रक्रिया होती है? आपको एक बात और पता होगी, सन से आने वाली लाइट जो होती है वह श्वेत रंग की होती है, यानी उसका कोई रंग ही नहीं होता, रंगहीन होती है। लेकिन जैसे ही उसे प्रिज्म से गुजारा जाता है वह अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती हैं। उन्हीं रंगों को स्पेक्ट्रम कहते हैं और उन्हें विबग्योर के माध्यम से समझाया गया है। फिजिक्स में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? अब बताइए, सबसे कम, सबसे ज्यादा तो नीला और लाल, सबसे कम कौन होता है? तो हरा। सबसे कम कौन होता है? हरा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? सबसे अधिक। अब यहां एक एक रंग दिए गए हैं, वहां पे लाल और नीला एक साथ आ गए, लेकिन यहां पे बताना है अकेले अकेले में सबसे ज्यादा कौन प्रभावी होता है? तो लाल रंग प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद सैकराइड बनता है। सैकराइड तो दिया नहीं तो उसके जगह पे कार्बोहाइड्रेट दिया है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन के समय, रात्रि के समय, दोनों समय या केवल दिन में? तो आपको बताना 156 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कब होती है ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, केवल दिन के समय में। और ये देखिए बीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी का ही प्रश्न आपके सामने, बीपीएससी का ही प्रश्न है ये। लगातार सब बीपीएससी में, देखिए बीपीएससी का है, बीपीएससी का है, सभी प्रश्न बीपीएससी में ही पूछे गए हैं। ये यूपीएससी का है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आपके सामने आने वाले हैं, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए, तो ये कब होता है? दिन के समय में होता है, ठीक है। ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, यानी किस गैस की जरूरत होगी प्रकाश संश्लेषण अगर हमें करना है तो हमें गैस चाहिए।
जो गैस इनऑर्गेनिक होनी चाहिए और बाद में वो ऑर्गेनिक में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका सही उदाहरण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 157 का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? यानी कौन सी ऐसी अपक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है, ये बताना है। तो वह जो है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से वह कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करती है या हटाती। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6CH2O, तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और पानी के बाहर निकल जाते हैं। तो इस अपक्रिया में जो पूछ रहा है तो हम इसके दौरान बताएंगे कि क्या होता है, कौन सी गैस निकलती, तो ऑक्सीजन हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किससे विखंडित होकर के आती है? तो निकलने वाली ऑक्सीजन पानी के टूटने के कारण, तो जल के अपघटन से ऑक्सीजन अलग होता है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? यानी ऑक्सीजन का निकलने का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन कहाँ से बनता है? कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो टूट करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन से, जल का प्रकाश अपघटन से, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से, या क्लोरोफिल के टूटने की वजह से। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपका होता है जल का प्रकाश अपघटन होने से ऑक्सीजन यहाँ पे मुक्त हो जाती है। आगे, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, ऐसी स्थिति में यहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहां पर किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से क्या प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए किया जाता है? यानी स्टार्च जो है उस कैसे निर्मित होता है, किसका उपयोग करते हैं? तो कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किसका निर्माण हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग जनरल भाषा में सैकेराइड कहते हैं। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? कह रहा फोटोसिंथेसिस के कहां पे ग्लूकोज का निर्माण होता है? रोशनी पर निर्भर प्रक्रियाओं में, केल्विन साइकिल में, ऑक्सीडेशन में, या फर्मेंटेशन में। तो कहां पे यह घटना होती है? 165 में आपको बताना है, केल्विन साइकिल में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल्स पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? आपको बताना है कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इसमें व्यवधान को पोषित करता है, तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आ जाइए। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश परिवर्तन से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? अच्छा, कह रहा कौन ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से ऊर्जा प्रकाश अपक्रिया से डार्क अपक्रिया यानी लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ बढ़ती है, इसी के बारे में बताना है। यहाँ पे एडीपी, एटीपी, आरयूडीपी या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, लेकिन हिंदी में वाष्पोत्सर्जन में अलग अलग मीनिंग आ जाएगी। पौधों से पत्तियों के पानी का उड़ना इंग्लिश की भाषा शैली के साथ ही उपयोग किया जाएगा, जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाएंगे पौधों का शिथिल होना की वजह से होता है, यानी किस अपक्रिया की वजह से पौधे शिथिल हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ये आपको बताना है। 169 की अपक्रिया। तो जल्दी बताइए 169 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 169 में आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन।
अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे में निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार होता है। कह रहा है कि अगर जो है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन इस संरचना के लिए जिम्मेदार होता है, आपको ये बता देना है। तो 170 का जो आंसर होगा आपका वो कौन हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है। कह रहा है कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप अधिक जो है जल बूंदों के रूप में, यानी ठंडी के दिनों में देखें पत्तियों से पानी टपकता है, तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय शीत की वजह से भी होता है, और दूसरा जो पानी का ज्यादा है स्राव होने, एब्जॉर्प्शन होने के कारण भी होता है। तो इसी को बिंदु स्राव कहते हैं, इंग्लिश में गटेशन कहा जाता है इसे। आगे, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। कौन सा ऐसा श्वसन है जिन्हें अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो आगे पढ़ने का कोई बहुत मतलब है नहीं। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरोन, नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो बताइए प्राथमिक पोषक तत्व कौन होते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। ठीक है, NPK जो है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के श्रेणी में जाने जाते हैं। आगे आ जाइए, कह रहा है निम्नलिखित कौन सा तत्व पौधों में विकास के लिए आवश्यक होता है, यानी पौधों के तने क्या है, तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। जल्दी बता दिए, पौधों के विकास के लिए जो आवश्यक होता है वो सोडियम है। जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो आपको बताना है कि सही आंसर इसमें कौन हो जाएगा। 175 का जल्दी बता दीजिए। 175 का बी वाला ऑप्शन यानी नाइट्रेट आपका सही आंसर हो जाता है। नाइट्रेट क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कह रहा है कौन सी ऐसी फसल है, वह होगी दलहनी फसल। दलहनी फसल यहाँ पे कोई है नहीं, आलू है, सोरगम है, सूरजमुखी, अच्छा मटर। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा ऐसा है जो मटर दलहनी फसल है। लेग्युमिनस बैक्टीरिया यहाँ पे पाई जाती हैं, और यह लेग्युमिनस बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करती हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है। कौन से पौधों से नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, यानी कौन सा ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। चावल या गेहूं, मक्का या गन्ना या दलहन की फसलें। तो चना या दलहन की फसलें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर से क्या नापते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृद्धि दर मापने का काम करता है। ऑक्सेनोमीटर किसको नापने का काम करता है, वृद्धि दर मापने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पादप हार्मोन होता है आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद एथिलीन, और जो है साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे इंसुलिन, ये पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन है, यह मनुष्य में पाया जाता है, तो ये पादप में नहीं पाए जाते। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है, यानी जो पौधे का हार्मोन नहीं वो आपको बताना है। तो 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और तीनों इसमें से हो गए। अब बचा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, आपका जो है एक पोषक तत्व है जो कि आपके बोन के फॉर्मेशन के लिए और टीथ के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। तो पादप में पाया जाता है, कैल्शियम पादप में भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। और हमसे पूछ रहा है हार्मोन, कैल्शियम कोई हार्मोन नहीं है बल्कि खनिज तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। कौन सा ऐसा है जो पादप क्या है, पादप हार्मोन है। तो फिर वही बात है, यहाँ पे इंसुलिन फिर आ गया, नहीं पादप हार्मोन है। अच्छा 3 नहीं है, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के मात्रा को पूरा करता है। एस्ट्रोजन ये महिलाओं में निकलता है।
इंसुलिन पैंक्रियाज से निकलता है। साइटोकाइनिन ये प्लांट की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टोटल 232 प्रश्न है और हम लोग 182 पे हैं, तो आप पूरे प्रश्न करके ही जाइएगा, ठीक है, बीच में बंद मत करिएगा, पूरा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है? यानी बीडीसाइड्स आपको बताना कौन सा ऐसा बीडीसाइड्स है जो पौधों की फसलों को, यानी जो खरपतवार हैं, जो बीड्स हैं, उन्हें नष्ट करने में उपयोग में आता है, तो उसे कहते हैं 2,4-D के नाम से मार्केट में जाना जाता है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? यानी कोई बौना पौधा है उसे हम लंबा करना चाह रहे हैं तो हम किस हार्मोन का उपयोग करेंगे? अब यहाँ पे 4 प्रकार के हार्मोन दिए गए हैं, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है या डार्मिन है। तो आपको बताना किस हार्मोन के कारण पौधे की वृद्धि होती है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे साइटोकाइनिन का उपयोग करेंगे, पौधे की वृद्धि होगी और पौधा लंबा होता चला जाएगा। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं, आपको बताना कौन सही है? तो यहाँ पे है साइटोकाइनिन रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है? वह है एथिलीन। कौन ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है? वह है एथिलीन। पादप वर्धन नियंत्रक यानी जो पादप के वृद्धि को रोकता है, विभिन्न रासायनिक संरचनाओं में से छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? यानी पादप की वृद्धि को रोकने वाला कौन सा यहाँ पे तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड और टर्पीन, वसा अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी और ग्लूकोज। इसमें आपको सही आंसर बताना। सही आंसर है एंडोल के यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड और टर्पीन। अगला प्रश्न आपका 187। देखिए, गन्ने का लाल सड़ांध यानी गन्ने का लाल सड़ांध, गन्ने के अंदर देखेंगे तो गन्ने में लाल लाल रेसे हो जाते हैं, इसी को पूछ रहा है। तो गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण होता है? यानी कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण ऐसे रोग देखने को मिलते हैं? तो है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के कारण ऐसा होता है। गन्ने में लाल लाल, गन्ने का जो जूस वाला हिस्सा होता है उसमें लाल लाल रेसे ऐसे देखने को मिलते हैं ना, तो वो इसी कारण होता है, कोलेटोट्राइकम और फैल्केटम के द्वारा होता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पीथियम डिवेरिएनम के कारण होता है। पीथियम डिवेरिएनम के कारण पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाल बंट एक बीमारी है। कर्नाल बंट क्या है? एक प्रकार का रोग है। यह किस फसल में लगता है? धान में, मटर में, राई में या गेहूं में? आपके 4 फसलें दी गई हैं और पूछ रहा किस फसल में लगता है। तो कर्नाल बंट रोग किस में लगता है? गेहूं में लगता है। इसी को क्या कहते हैं? कंडा रोग कहते हैं। तो कंडा रोग या कर्नाल बंट रोग के नाम से जाना जाता है। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी के कारण होता है? पौधों में व्हाइट बड यानी जो कलिकाएं होती हैं सफेद हो जाती हैं, किसके कारण होता है? ये आपको बताना है। जिंक की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का जो खैरा रोग होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण तो धान में खैरा रोग लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु में पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? कह रहा किस पौधों में कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका नामक रोग लग जाता है? ये आपको बताना है। कीट पिटिका रोग किसके कारण लगता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। कीट पिटिका रोग किसके कारण होता है? कीट पिटिका रोग होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे फसल दी गई है, उससे संबंधित रोग दिया गया है। आपको चेक करके बताना है कौन फसल और कौन रोग एक दूसरे से सही है, सही सुमेलित नहीं है। यानी 3 सुमेलित हैं
और एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। सही वाला आंसर आपको बताना है। तो यहां धान में हरित बाल रोग जो है ये नहीं लगता है, बाकी सभी आपके मटर में पाउडरी मिल लगता है, बाजरा में अर्गट रोग लगता है, उकठा रोग चना में लगता है। जो यहाँ पे धान में हरित बाल रोग है ये नहीं लगता है। और चूंकि नहीं का उत्तर नहीं होगा, गलत का उत्तर गलत ही होगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी बताइए? अर्नस्ट हेकेल, जी एवलिन हचिंसन, ह्यूगो डी ब्रीच, रॉबर्ट ब्राउन। आपको बताना है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अर्नस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे आप कहेंगे पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास में वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बताना है पारिस्थितिकी विज्ञान, नृजात विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभा शास्त्र। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल साइंस यानी पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो कह रहा पारिस्थितिकी किसके बीच में संबंधों के बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? जीव और वातावरण के बीच में, या मनुष्य और वन के बीच में, मृदा और जल के बीच में, पति पत्नी का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीव और वातावरण के बीच का जो संबंध बना रहता है उसी को पारिस्थितिकी संबंध कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? अगला प्रश्न आपका बताइए जल्दी से। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है यानी जो पारिस्थितिकी शब्द है इसके बारे में किसने बताया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर्थर टांसले ने। ए टांसले आपने पढ़ा होगा किताबों में, ए टांसले लिखा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? चारों ऑप्शन पढ़िए, बड़े ऑप्शन है, उसके बाद इसका आंसर बताइए। कह रहा है एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। दूसरा पूछा जा रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। तीसरा है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, वह भाग जो सजीव जीवों को आवासित है यानी जिसमें सजीव जीव पाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही हो जाएगा जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, इन दोनों को मिलाकर के इकोसिस्टम बनता है या पारितंत्र का निर्माण होता है। 200वां प्रश्न यानी 200 क्वेश्चन आपके सामने। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, आपको ये बताना है इकोसिस्टम के बारे में। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। देखिए यहां पे आप ट्रॉपिक लेवल पढ़ेंगे। ट्रॉपिक लेवल में आपको बताया जाता है कि जो सबसे पहले जो भोजन को बनाता है उसे हम लोग जो भोजन को बनाता है उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है। उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिससे हर्बीवोरस कहते हैं। उसके ऊपर जो होते हैं आपके कार्निवोरस होते हैं और उसके ऊपर कौन होता है? टॉप कार्निवोरस होता है। इकोलॉजी में ऑमनीवोरस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये बात इतना अपने दिमाग में रखिए, बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे कह रहा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है यानी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर आश्रित है। ठीक है, अगला दूसरा ऑप्शन देखिए। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। जब कभी चेन में किसी एक प्राणी की संख्या अधिक होगी तो दूसरा प्राणी उससे प्रभावित होगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं, उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता,
प्राथमिक उपभोक्ता से कम मतलब द्वितीयक उपभोक्ता जिसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता से कम उच्च मांसाहारी होते हैं। इसीलिए पूरे भारत को ही देख लीजिए, 386 बाघ हैं जो कि उच्च प्राथमिकता में, या चील की संख्या कम होती है, ठीक है, जबकि इंसेक्ट खाने वाली पक्षियों की संख्या ज्यादा है। उसी तरह से नदियों में नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र जो जल में होता है उसका तो उल्टा बनता है, लेकिन लैंड का अलग है। द्वितीयक कह रहा है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तो यही आपका सही है। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए। एक सेकेंड रुक जाइए, चल रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होते हैं। दो घटक होंगे किसी भी सिस्टम में, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, यानी एक होगा अजैविक तत्व और दूसरा होगा जैविक तत्व। किसी भी जीवन के लिए अजैविक तत्व का होना जरूरी है। जैसे आप जिंदा हैं, इसके लिए जैसे अभी हमने पानी पिया, तो हमने पानी पिया तो पानी क्या है? अजैविक तत्व है, उसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन वह पानी की वजह से हमारा जीवन है, ये सच है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है? अजैविक तत्व है, लेकिन वह ऑक्सीजन की वजह से ही हम जीवित हैं। तो जीवन और आजीवन दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर इसमें से एक का लेवल बढ़े और दूसरे का लेवल घटे, तो ऐसी स्थिति में जीवों का समापन होना जरूरी हो जाता है और जीव समाप्त होने लगते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं? दो घटक। पहला घटक क्या होगा उसमें? जो जैविक घटक होगा, यानी जिसमें जान पाई जाएगी, सजीव होंगे, और दूसरा होगा अजैविक घटक जिसमें जान नहीं पाई जाएगी, निर्जीव होंगे। जैसे हवा है, पानी है, ठीक है, मिट्टी है, धूल है, कण है, ठीक है, पत्थर है, चट्टान है, बर्फ है, ये सब किसके उदाहरण है? अजैविक तत्व के। लेकिन आप अपने आसपास देखिए, अजैविक तत्वों से आप घिरे हुए हैं, मिट्टी से, हवा से, पानी से घिरे हुए हैं। वहीं पे अगर हम जैविक तत्व में, हम खुद ही जैविक हैं, पेड़ है, वनस्पतियां हैं, पशु हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब जैविक हैं। तो ये सब मिलकर के, जैविक और अजैविक मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, और उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, फ्लोरा और फना दो अलग अलग प्रजातियां हैं। फ्लोरा में फ्लावर की बात आ रही, और फ्लावर मतलब होता है पुष्प। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, फिर से सुनिएगा, किसी एक निश्चित समय में, निश्चित एरिया में पाए जाने वाले सभी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, तो उसे फ्लोरा कहते हैं। इन ए पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर एरिया प्रेजेंट ऑल ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरा। एक निश्चित समय, जैसे मान लीजिए कि खरीफ का सीजन, अभी आपकी खरीफ की फसल की हार्वेस्टिंग हो गई, यानी कटाई हो गई, अब आपकी रबी की फसल बोई जा रही। अब इस समय अगर आप किसी क्षेत्र में निकलेंगे और उस क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे, तो आपको रबी की फसलें मिलेंगी, जैसे कि चना मिल जाएगा, मटर मिल जाएगा, सरसों मिल जाएगा, राई मिल जाएगी, गेहूं मिल जाएगा, यानी यहाँ पे ये फसलें आपको मिलेंगी। लेकिन 3 से 4 महीने के बाद जब आप इसी चीज का अध्ययन करने के लिए दोबारा निकलेंगे, तो उन्हीं खेतों में आपको तरबूज मिलेगा, खरबूज मिलेगा, खीरा मिलेगा, ककड़ी मिलेगी, ये फसल आपको सरपुतिया मिलेगा, और वहां पे तिल मिलेंगे, ये फसल मिलेंगे। अर्थात जैसे ही अवस्था बदलती है, यानी समय बदलती है, समय बदलने के बाद वेजिटेशन में भी परिवर्तन देखने को मिलने लगता है, वनस्पतियों में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलने लगता है। तो जो वनस्पति के भाग होते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं, और जो जंतुओं के भाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फना कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया ऑप्शन, पक्षी और पशु होगा नहीं, मनुष्य और पशु होंगे नहीं, पौधे और पशु कह सकते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? दो तरह के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, एक प्राकृतिक तौर से बने, जैसे नदी है, समुद्र है, पर्वत है, एक प्राकृतिक तौर से बने हैं, और एक होता है कृत्रिम, जिसे हमारे द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग इसमें क्या बनाएंगे? धान का खेत बना सकते हैं, घास का मैदान बना सकते हैं, कि वन बना सकते हैं, झील बना सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो आपका यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? खेत का, धान का खेत। जैसे घास का मैदान, बहुत सी घास ऐसी होती हैं, जो बहुत से घास के मैदान ऐसे जो हम लगाते नहीं, खुद से बन जाते हैं, लेकिन धान का खेत तो हमें ही तैयार करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसमें मनुष्य का हाथ लगा हो, उसे कृत्रिम कहते हैं। और प्राकृतिक, जो मनुष्य के बिना ही प्राकृतिक तौर से विकसित हो रहा हो, उसे प्राकृतिक कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा कृत्रिम है? यहाँ पे अब तालाब आप खोदते हैं, खेत है, वन है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? आपको इसका आंसर देना होगा। कृत्रिम पारितंत्र यहाँ पे फिर खेत आपका हो जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या कर सकते हैं? भूमि, कृषि भूमि है तो खेती कर सकते हैं भाई, कृषि जैसा भूमि होगा खेती कर सकते हैं। अगर जल जीवशाला होगा तो जल जीवशाला द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। आगे, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला एक होता है खाद्य श्रृंखला और एक होती है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है भोजन एक निश्चित क्रम में आगे की दिशा में बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए घास का मैदान है, उस घास के मैदान में से टिड्डा आएगा, घास को खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप को टाप कार्निवोरस की श्रेणी में आता है, ईगल खा जाता है, यानी बाज खा जाती है। अब इस क्रम को देखिए, यह क्रम क्या है? खाद्य श्रृंखला है। लेकिन अब इसी क्रम को खाद्य जाल बनाइए। एक तो जाल ए हो गया श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला क्या हो? उसी घास के मैदान को खरगोश खाए, खरगोश को लोमड़ी खाए, लोमड़ी को शेर खा जाए, घास तो वही है। उसी घास के मैदान में दूसरा बनाइए हिरण खाए, हिरण को जो है चलो लकड़बग्घा खाए, लकड़बग्घा को शेर खा जाए। तो एक ही जगह पे भोजन हो और उसको अलग अलग डायरेक्शन से खाने वाले लोग हों तो उसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला, जब भोजन एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एक दूसरे जीव पर खाद्य के रूप में ऊर्जा के लिए आश्रित होना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव है। मानव क्या है? ये मानव धरती पे सबसे मलिच्छ प्राणी अगर कोई है तो मानव है। तो और मानव जो है ये देखिए अभी क्या क्या खाएगा। मानव प्राथमिक उपभोक्ता भी होगा ही। मानव क्या खाता है? प्लांट के बने हुए तत्व खाता है, यानी कुछ शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी मानव जो होते हैं वो फल खाएंगे, और पौधों के बने हुए तत्व यानी बीज खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, जड़ खाएंगे, तना खाएंगे। जो उसमें कुछ मलिच टाइप वाले हैं वो क्या करते हैं? पौधे के इस हिस्से को तो खाते ही खाते हैं, उसके साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जैसे बकरी है उसे खा गए, ठीक है, तो मछली है उसे खा गए, तो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएंगे। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले हो गए। तो पहले तो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हैं तो उस हिसाब से प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे हैं तो उस हिसाब से द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और इकोलॉजी को ध्यान से पढ़िए तो मनुष्य को तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है उसे भी खाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि कोई प्राणी ऐसा है जो कि द्वितीयक उपभोक्ता है, उसे खा जाता है। जैसे इसको लीजिए मुर्गे को, मुर्गा क्या खाता है? मुर्गा पहले जो फल होता है, सड़े हुए फल होते हैं, सड़े हुए बीज होते हैं, सड़े हुए दाने होते हैं, उसको मुर्गा खाता है। मुर्गा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। मुर्गा कीट को भी खाता है, उस हिसाब से मुर्गा क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। और उसी मुर्गे को फिर मनुष्य खाता है, मनुष्य क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। तो मनुष्य जो है द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तीनों उपभोक्ता के श्रेणी में आता है, यानी ये भुक्खड़ सबसे ज्यादा इस पूरे इकोसिस्टम का प्राणी है। ठीक है, आगे आइए। जब हम बकरी या भेड़ के मांस को खाते हैं तब हम क्या होते हैं? भाई वो प्राथमिक उपभोक्ता है तो हम उसको खा गए तो हम द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, और क्या होंगे। ठीक, आगे बढ़े। कह रहा निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी भोजन कैसे होता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी और मानव। तो सही क्रम कौन है? घास, बकरी और मानव। घास को बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा? मनुष्य खा जाएगा। उसके बाद जोक सुने होंगे ना कि एक विधायक जी थे तो उन्होंने पौधा लगाया, जब पौधा लगाया तो उस पौधे को बकरी खा गई, शाम को विधायक जी बकरी को खा गए। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। तो वही काम यहाँ पे है कि घास को कौन खाए? बकरी। और जब घास को बकरी खाई तो बकरी को ही मनुष्य खा गया, कहा चलो हम साग पात नहीं खाएंगे, हम तुम्ही को खा लेंगे। तो वही क्रम है यहाँ पे। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर में दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण को ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो घटती जाती है। 10% ला टेंडन मान ला
10% नियम टेंडन मान के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो उसमें ऊर्जा 10% के नियम के अनुसार ही आगे बढ़ती है। तो जब आगे 10 ही प्रतिशत जाना है, 90% बचना है, तो आगे वाले क्रम में ऊर्जा घटती ही जाएगी। तो सही आंसर होगा ऊर्जा का घटाव होता है। आगे बढ़िए। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जो घट रही है पारिस्थितिकी सिस्टम में, जो घट रहा है उसके हिसाब से कौन सा सही है? तो मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था, मैंग्रोव वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनकी जड़ें मिट्टी के नीचे तो जाती हैं लेकिन पुनः घूम करके ऊपर आ जाती हैं और श्वसन मूल का निर्माण करती हैं, तो उसे मैंग्रोव कहते हैं। घास का मैदान, झील और सागर। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? जंगल की कटाई से, यानी लकड़ी की काटना से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन रोपण से। तो किससे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा? जब हम पेड़ को काटेंगे तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी का जो मुख्य कारण है वो वनों उन्मूलन है, यानी वनों की कटाई। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है, कौन सा ऐसा पौधा है जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि अनर्थकारी है यानी नुकसानदायक है, वो पौधा कौन है? तो वह पौधा आपका यूकेलिप्टस होगा। इसे पारिस्थितिकी तंत्र का दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसे पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी का दुश्मन है? वो क्या है? इकोलिप्टस। इकोलिप्टस मतलब सफेदा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना है? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, या री मतलब होता पुनः और फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट, पुनः फॉरेस्ट को बनाने के लिए रिफॉरेस्टेशन की क्रिया होगी। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, हरे पादप के द्वारा, या जीवाणुओं के द्वारा? हरे पादप सही आंसर। अधिकतम ऑक्सीजन किसके द्वारा उपलब्ध होती है? एक सेकेंड, कह रहा है कि अधिकतम ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पादप प्लवक, यानी जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, हरे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान। एक कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? वह कौन सा ऐसा जंगल है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? आप कमेंट जरूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान प्रश्न है और आप में से सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए 218 का आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? पादप प्लवक। पादप प्लवक कहाँ होते हैं? ये जल में पाए जाते हैं और ये प्राथमिक उत्पादक का काम करते हैं। प्राथमिक नहीं होगा, उत्पादक का काम करते हैं। प्राथमिक तो उपभोक्ता होता है। ठीक है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो यह छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन जो है पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, यानी एक दिशा में ही ऊर्जा का प्रवाह होगा। सही आंसर आपका ऊर्जा है। आगे निम्नलिखित जो दिए गए हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया, कहाँ गया? एक सेकंड, हाँ। पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्ष क्षय घटता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कम क्षय दक्षता दर्शाती हैं। तो सही आंसर आपका 221 का कौन सा हो जाएगा? आप बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका, एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ गया? कह रहा है जैवमंडल में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, जो कि आपका सही आंसर है। उसके बाद इधर आ जाइए। 10 प्रश्न आपके और बचे हैं, पूरा प्रश्न आप करके तब जाइएगा। ठीक है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण में स्वच्छ रखने के लिए जो है सर्वोत्तम है? कौन ऐसा है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, यानी सबसे बेहतर है? वो कौन है? सौर ऊर्जा।
इसीलिए पूरा भारत सरकार बताइए, एक जीके का करंट का प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा वह कौन सा लक्ष्य रखा गया है जब भारत में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 50% से भी कम घटा दी जाएगी, यानी जितना आज की डेट में उत्सर्जित हो रहा है इसका 50% हो जाएगा, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। एड डाटा बुक, एड नहीं है, रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक जो है विलुप्त होने वाले प्राणियों के बारे में बताता है और इसे IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों का क्या करता है, संरक्षण करता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकंड, हाँ आगे बढ़िए। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से किसी दूसरे अव्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? किसी जीव के संरक्षण की दो विधि दी गई। एक विधि होती है इन सीटू संरक्षण यानी कंजर्वेशन, और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है जहां का वह मूल निवासी है वहीं पे उसको संरक्षित कर दीजिए, ठीक। और एक्स सीटू होता है जो जहां का है वहां से ले जाकर के दूसरी जगह पे उसे पालिए पोसिए। तो इस तरह से दो प्रकार का हो जाता है। हमसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था में, तो उसे क्या कहेंगे, एक्स सीटू कहेंगे। तो एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से क्या भारत के बाघों की आबादी के लिए खतरा है? नहीं है, भारत के बाघों की आबादी के लिए क्या खतरा नहीं। भारत सरकार एक पुरस्कार देती है, T2 पुरस्कार, भारत में टाइगर संरक्षण के लिए 1973 में, इकोलॉजी में बताएंगे आपको, 1973 में जो है भारत में संरक्षण के लिए टाइगर संरक्षण संस्थान बनाया गया और 1992 में एलिफेंट संरक्षण बनाया गया। और भारत सरकार टाइगर की संख्या को दुगुना करने वाले राज्यों को T2 पुरस्कार से सम्मानित करता है। इसके पहले यह सम्मान उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में यह टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं जहां पे टाइगर की संख्या तय समय से पहले ही दुगनी हो गई थी, तो उसे T2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे करते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत की बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो आप कहेंगे वन्य जीव गलियारों का संयोजन, यानी वन्य जीव गलियारा बनाइए तो उससे बाघ कहां से भाग रहे हैं, कोई नहीं भागेगा। जैवमंडल वन्य जीव गलियारा मतलब जहां पे वन बनाएंगे तो वन बनाने से कहां कोई भागेगा, वन में तो रहेंगे प्राणी। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण होता है, आपको बताना है, 226 का आंसर हो जाएगा आपका सतत विकास के लिए अध्ययन स्थल, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए अग्रसर होना, क्या कहलाता है, हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उसके बाद बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए भाई बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के लिए? तो यहाँ पे कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता स्थिति होती, कुछ यहाँ से विलुप्त होने के कगार पे हर वक्त बने रहते हैं। प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उन्हें IUCN के द्वारा किस में रखा जाता है? तो उन्हें रखा जाता है जो संकटग्रस्त हैं, उन्हें हानिकारक, विलुप्त, असुरक्षित और लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। और इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए जो शुद्ध हिंदी आपकी हो जाएगी वह हो जाएगी 228 के हिसाब से हानिकारक, ठीक है। उसके बाद इकोटोन क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, इकोलॉजी का प्रश्न है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ होता है जहां दो बायोमास मिलते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं, इकोटोन कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत आसान सा प्रश्न है, आपका 5 जून को मनाया जाता है। जल्दी से बता दीजिए 5 जून 23 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या थी, उस थीम के बारे में आपको बताना है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मतलब मनाया गया था फ्यूचर में, पास्ट में, भूतकाल में कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। 1973 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम
का मुख्यालय कहाँ है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, मुख्यालय आपको आने चाहिए, तो जल्दी से बता दिए इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ है? केन्या में। केन्या के नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। इसी के द्वारा जो पर्यावरण का सूचकांक जारी किया जाता है, जो वायु प्रदूषण का सूचकांक होता है, कहते हैं ना इतना क्यों आई हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ की वायु प्रदूषित है। इस समय भारत में सबसे प्रदूषित जो वायु है वो कहाँ की है? दिल्ली की है। तो उसका IQ जो है, जो QI है, बहुत कम हो गया। और ये किससे पता चलता है? नैरोबी में स्थित इस संस्था से, जो UNEP की एक संस्था है। इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं अलग अलग देशों में, जो इसकी मेजरमेंट करता रहता है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण राष्ट्रीय, भारत का पूछ रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर है? ये आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। और ये है कहाँ पे? नागपुर में है। तो ये था आपका 111 महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी इसी तरह की ये श्रृंखलाएं आपकी आगे बढ़ती रहेंगी। आप इसे देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।